31 मार्च 2023 को अमेरिका से सबसे बड़ी खबर आई थी कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्हें अरेस्ट किया गया है। वो अमेरिका के पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट है जिन्हें क्रिमिनल चार्जेस को फेस करना पड़ रहा है। उन्हें हश मनी यानी कि अपने इमेज को साफ रखने के लिए और खबरों को पैसे देकर दबाने के केस में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। और दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये न्यूज आप सभी ने सुना होगा, पर क्या आपने सोचा कि ये सेम चीज अमेरिका में ना होकर अगर इंडिया में हुआ होता तो इसका क्या नतीजा होता? अगर इंडिया के किसी फॉर्मर प्रेसिडेंट को ऐसे चार्जेस को फेस करना पड़ रहा होता तो क्या आगे चलकर वो इलेक्शंस लड़ पाते? आज हम और आप मिलकर इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये सेम इंसिडेंट भारत में हुआ होता तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते। साथ में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मामले में हम अमेरिका और इंडियन लॉज के अंतर को भी समझेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अन्वेषा और आप देख रहे हैं एएसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो दोस्तों, इन दोनों देशों के अंतर को समझने के लिए चलिए सबसे पहले इन दो कंट्रीज के गवर्नमेंट्स के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। इंडिया और यूएसए दोनों ही फेडरल स्टेट्स है, पर इंडिया को क्वासी फेडरल कहा जाता है क्योंकि इंडिया में जो 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है उनका अपना कोई भी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला करके यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। जबकि यूएसए फेडरेशन के अंदर 50 स्टेट्स है और सारे स्टेट्स अपना अपना सेपरेट आइडेंटिटी एंजॉय करती है स्टेट गवर्नमेंट्स के सहारे। ये 50 स्टेट्स मिलकर एक फेडरेशन बनाती है जिसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब इस अंतर को बेहतर समझने के लिए इन दो स्टेट्स के गवर्नमेंट्स के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को समझना होगा। देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। अब ये ऑर्गन स्टेट और सेंट्रल दोनों ही लेवल पर है। सेंट्रल में पार्लियामेंट यानी कि संसद जो सेंट्रल का लेजिस्लेटिव बॉडी है। संसद जो भी लॉज बनाएगी उसे एग्जीक्यूटिव लागू करेगी। संसद में 2 हाउस है, एक लोकसभा जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, और दूसरा राज्यसभा जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। यानी कि हमारा पार्लियामेंट बाइकैमरल है। यूएसए का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह है। उनके भी यही 3 सेम ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। उनका लेजिस्लेचर यानी यूएस कांग्रेस भी बाइकैमरल है। उनका लोअर बॉडी है हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स और अपर बॉडी है सीनेट। दोनों देश में अंतर यह है कि इंडिया में प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है, वो नॉमिनल हेड की तरह काम करता है, यानी सिर्फ हेड का टाइटल होल्ड करता है। रियल एग्जीक्यूटिव पीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। आज हम प्रेसिडेंट के ही पोजीशन को डिस्कस करेंगे, पर यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच को ही एडमिनिस्टर करता है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के रेजोल्यूशन से यूएस में और आर्टिकल 361 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडिया में किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती। पर दोस्तों, दोनों ही देशों में ये इम्यूनिटी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स के पास नहीं होती है, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप प्रोसिक्यूशन से नहीं बच पाए। चलिए अब थोड़ा डिटेल्स में इन दोनों ही देशों के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेसेस को समझते हैं। अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होना है तो पहला, दोनों ही देशों में रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट को मिनिमम 35 इयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। दूसरा ये कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को इंडिया में इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, पर यूएसए के केस में ऐसा नहीं है। अगर कोई भी पर्सन 14 साल से यूएसए में रह रहा है तब भी वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने के लिए एलिजिबल होता है, और अगर वो यूएसए में ही बॉर्न है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तीसरा, इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एलिजिबल होने के लिए ये जरूरी है कि कैंडिडेट लोकसभा का इलेक्शन में खड़े होने के लिए एलिजिबल हो। यानी कि हम पीपल्स चॉइस को यहां भी इंपॉर्टेंस देते हैं। कैसे, मैं बताती। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा होना चाहे तो एटलीस्ट एक प्रपोजल उसके कंस्टिट्यूएंसी से होना जरूरी है,
और अगर वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो 10 प्रपोजल्स की रिक्वायरमेंट होती है। समझे? इसी तरीके से हर कदम पर हम डेमोक्रेसी को अपील करने की कोशिश करते रहते हैं, पर यूएसए में ऐसा कोई भी प्रोविजन मौजूद ही नहीं है। साथ में इंडिया में एक और प्रोविजन है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी पेशा वाला व्यक्ति प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होने के लिए एलिजिबल ही नहीं। अब समझते हैं दोनों देशों के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेसेस को। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के जरिए होता है। इनडायरेक्ट यानी कि लोकसभा में जैसे इंडियन पीपल डायरेक्टली वोट देते हैं, यहां उस तरीके से डायरेक्ट इंडियन सिटीजन्स या वोटर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। एक इलेक्टोरल कॉलेज फ्रेम किया जाएगा जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स होंगे और पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उन सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स के सारे मेंबर्स उसमें होंगे। सिर्फ जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उन्हें भाग लेने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होगी, यानी कोई व्यक्ति किसे वोट दे रहा है वो दूसरे को पता नहीं चलेगा। एक और जरूरी चीज यहां मैं बता दूं कि इंडिया में वोटिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होती है, यानी इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर स्टेट ए में 100 लोग हैं और स्टेट बी में 200 लोग हैं, तो 100 लोगों के लिए अगर एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टेट ए से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और स्टेट बी से 2। अब क्योंकि एमएलएस की संख्या जो है वो एमपीज की संख्या से काफी ज्यादा है, इसलिए वैल्यू ऑफ वोट का सिस्टम है। इसके जरिए एमएलएस और एमपीज के वोट्स में पैरिटी लाई जाती है। अब वैल्यू ऑफ वोट्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है। अगर हम एमएलएस की वैल्यू ऑफ वोट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उस स्टेट के टोटल नंबर ऑफ एमएलएस की संख्या से डिवाइड कर देंगे इनटू 1/1000। इसी तरीके से हम उस स्टेट के एमएलएस का वैल्यू ऑफ वोट निकाल सकते हैं। ऐसे हर एक स्टेट के एमएलएस के जो वैल्यू ऑफ वोट है वो अलग अलग होंगे। इसी तरह एमपीज के वैल्यू ऑफ वोट को निकालने के लिए हम जितने भी स्टेट्स हैं सबके एमएलएस के वैल्यू ऑफ वोट्स को एग्रीगेट करके उसे टोटल नंबर ऑफ एमपीज की संख्या से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से हमें एमपीज का वैल्यू ऑफ वोट मिल जाएगा। इसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का यूज होगा। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 5 कैंडिडेट्स हैं। सारे वोटर्स अपने पसंद के हिसाब से पांचों कैंडिडेट्स को वोट देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करते हुए। इसके बाद जब काउंटिंग होगी तो सबके फर्स्ट प्रेफरेंस को सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेशन में जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिला होगा वो इलेक्शन से बाहर चला जाएगा और जिन वोटर्स ने उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा होगा उनके वोट्स ट्रांसफर हो जाएंगे उनके सेकंड प्रेफरेंस को। ऐसे चलता रहेगा जब तक कोई कैंडिडेट विनिंग कोटा का वोट अटेन नहीं कर लेता है। विनिंग कोटा हर बार इलेक्शन के बाद डिसाइड होगी। डिसाइड करने का फॉर्मूला है, जीतने के बाद कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेता है। अब समझते हैं यूएसए का प्रोसीडियर। यूएसए में प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज चूज करने का 2 तरीका है, प्राइमरीज और कॉकसेस। स्टेट प्राइमरीज स्टेट या लोकल गवर्नमेंट रन करती है और सीक्रेट बैलेट से वोट देकर अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को चूज करती है। कॉकसेस पॉलिटिकल पार्टीज की प्राइवेट मीटिंग होती है। ये लोग प्राइवेट मीटिंग्स करते हैं आपस में ग्रुप्स बना के। ये ग्रुप्स ऐसे बनता है कि वो लोग किस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। ग्रुप्स के लोग स्पीचेस देकर अपने फेवरेट कैंडिडेट के फेवर में सपोर्ट जुटाने की कोशिश करते हैं। बाकी ग्रुप्स को कन्विंस कराते हैं कि वो भी उनके साथ में जुड़ जाए। अंत में वोटिंग होता है और पता लगता है कि कितने कैंडिडेट्स जीते हैं एज नॉमिनीज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसके बाद जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है वो प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है पार्टी के नेशनल कन्वेंशन के अनुसार।
जो माइनर पॉलिटिकल पार्टीज होती है या जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनका कोई नेशनल कन्वेंशन नहीं भी हो सकता है, फिर भी उनका नाम सीक्रेट बैलेट पे होता है स्टेट के रिकमेंडेशन से। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद प्रेसिडेंशियल जनरल इलेक्शन होता है, जिसे रजिस्टर्ड सिटीजन्स वोट देते हैं। कोई सिटीजन अगर स्टेट के प्राइमरी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं भी किया होगा तो भी वो वोट दे सकता है, और पास्ट में जिस कैंडिडेट को वोट दिया था उसके अलावा किसी और पार्टी के कैंडिडेट को भी वोट दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनकी वोटिंग नवंबर के पहले मंडे के बाद जो पहला ट्यूसडे आता है उसी दिन होता है। उसी दिन मैक्सिमम लोग वोट देते हैं और जो छूट जाते हैं उनके लिए फिर अलग से डेट फिक्स होती है। इंडिया में डेट्स इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करती है। चलिए अब समझते हैं इन दोनों देशों के इम्पीचमेंट प्रोसीडियर्स को, यानी कैसे हम प्रेसिडेंट को उनके पोजीशन से इम्पीच करके हटा सकते हैं। इंडिया में प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडियर तब इनिशिएट होता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। पर यूएसए के केस में ट्रीसन यानी राजद्रोह, घूस या इससे भी ज्यादा बड़ा क्राइम करने पर प्रेसिडेंट को उनके पोजीशन से रिमूव करा जा सकता है। इंडिया में इम्पीचमेंट चार्जेस किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, पर यूएसए में सिर्फ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये प्रोसेस इनिशिएट होता है, यानी उनके लोअर हाउस में। इंडिया में दोनों ही हाउस में 2/3 मेजॉरिटी से ये इम्पीचमेंट मोशन पास होना जरूरी है, पर यूएसए में हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में अगर सिंपल मेजॉरिटी और सीनेट में अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए तो प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। तो ये थे दोनों देशों के बीच के अंतर और समानताएं। पर दोनों देशों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इंडिया में अगर कोई भी 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए कन्विक्ट यानी उसकी गिल्ट अगर प्रूफ होने के बाद उसे 2 या 2 से ज्यादा सालों के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, तो वो व्यक्ति 6 साल तक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। साथ ही इलेक्शन कमीशन के निर्देश अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर बेल पर है या उसकी केस पेंडिंग हो तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी वो एलिजिबल नहीं होगा। पर यूएसए में एक कन्विक्टेड व्यक्ति भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और इलेक्टेड होने के बाद वो एज प्रेसिडेंट सर्व भी कर सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को आखिर दिक्कत ही क्या है, आने वाले 2024 के इलेक्शंस में तो वो खड़े हो ही सकते हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ है कि वहां भी डेमोक्रेसी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वहां के लोग एक अंडर ट्रायल को अपना प्रेसिडेंट बनाना चाहेगी या फिर नहीं। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप निर्दोष साबित हो पाते हैं या फिर नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, लूसिड स्ट्रीमिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।